सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं या आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो वो आपको जितने भी टॉपिक हैं वो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे क्रिएट है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में पढ़ लो जाके। क्योंकि मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि अगर जो आप ऐसा समझ रहे हो कि एक एक वीडियो हम स्किप कर करके देख लें, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप जब लाइन से देखोगे तो सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको एकदम क्लियर समझ में आएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले जा करके आप उन वीडियोस को देखो जो मैंने पिछले बना रखे हैं, उसके बाद आप जो भी वीडियो है वो देखो आगे। क्योंकि जैसे मान लो मैंने पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की बात की, तो अगर जो आप गुप्त काल को नहीं समझ रहे होंगे तो आप इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाओगे कि भाई कैसे यहाँ पे ये राजा राज्य करने लगे, इससे पहले कौन राजा राज्य कर रहा था। तो इसलिए प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। तो इसलिए जाकर के आप देखो जाके। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर जो आपने हेडफोन नहीं लगाया हुआ है तो हेडफोन लगा लो और साथ में एक नोटबुक भी रख लो, जिससे कि जो भी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख सको। तो देखो, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसको बोला गया है त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसको बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के जो भी वंश थे उनमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चला। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ा रहा हूँ एंसेंट हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो स्टडी IAS कोड को हमारे जरूर यूज करें ताकि आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। तो इसको आप ध्यान रखिए, स्टडी IAS। फिर अगर जो बात करें तो अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हो, पेज को ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप जो है हमें, हमारी टीम को मेल भी कर सकते हो studyIAS@gmail.com। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। तो जो यह सारी चीजें हुई, यह हुई 750 से 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और जो डेक्कन का और जो मध्य भारत का क्षेत्र था वहां पे इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। कन्नौज पर अधिकार के लिए, क्योंकि कन्नौज उस टाइम पे, जैसे मान लीजिए मगध जो था उस टाइम पे, मगध के टाइम पे जो है पाटलिपुत्र वगैरह ये जो है एक अच्छा इलाका माना जाता था, ठीक है, क्योंकि राजधानी थी। तो बट इस टाइम पे यानी कि 8वीं सदी में कन्नौज पर जो है अधिकार के लिए मध्य से आरंभ हुए राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के मध्य के युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसको कहते हैं। तो जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी के मध्य से आरंभ हुए राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहार राजवंश के मध्य के युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। एक चीज अब मैं आपको और बता दूं कि प्रतिहार को आप कहीं कहीं गुर्जर प्रतिहार भी पाओगे, तो आपको इससे भड़कने वाला कोई भी बात नहीं है। आप एक काम करना कि प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर अगर जो बात करें तो 750 से 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और डेक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है, जिनमें जो इंपॉर्टेंट थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन मतलब कि पाल और प्रतिहार में सबसे लंबे समय तक कौन चला, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था वह ज्यादा लंबे समय तक चला, जो अपने समय में सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। क्योंकि अब इसीलिए चला क्योंकि भाई शक्तिशाली होगा या नहीं, आप समझो इस बात को कि अगर जो ये शक्तिशाली ना होता तो क्या पाल और प्रतिहार इनको रुकने देते, नहीं रुकने देते। या मान लो अगर जो पाल यहाँ पे शक्तिशाली होते तो क्या प्रतिहार और राष्ट्रकूट इनको रुकने देते, नहीं। लेकिन राष्ट्रकूट ने जो है अपनी एक छवि शक्तिशाली के रूप में बनाई, उन्होंने आक्रमण किए, कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया, सारी चीजें हुई, ऐसे ऐसे शक्तिशाली राजा उस वंश ने दिए। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए राष्ट्रकूट ने लंबे समय तक अपना जो है शासन किया। पाल राजवंश की स्थापना जो है 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी।
जो पहले एक मुखिया था लेकिन बाद में बंगाल का राजा बन गया। वास्तव में वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था, क्योंकि इससे पहले बंगाल में अधिकार तो, जैसे मान लो अगर जो बात करें तो यहाँ पे बंगाल की तरफ अधिकार तो मगध क्षेत्र ने भी कर लिया था भाई, आधा मगध उधरी साइड में जा रहा था। यहाँ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि अशोक ने नहीं यहाँ पे राज्य किया, उसने भी किया, लेकिन जो एक वास्तविक रूप से जो बंगाल का पहला बौद्ध राजा था वह कौन था? गोपाल। गौड़ राजवंश को उनके गढ़ कामरूप में शिक्षक देने के बाद उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, यानी कि जो वहां एक गौड़ राजवंश शासन करता था, वहां का जो एक गढ़ था कामरूप में, उसको उसने हरा दिया। फिर उसने जो है वहां पे अपनी प्रभुत्व या अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर प्रतिहार शासक जो था, मतलब कि जो प्रतिहार था, उसके साथ क्या होता है कि भाई वत्सराज द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के साथ ही संघर्ष की शुरुआत हुई। मतलब कि होता क्या है कि भाई पहले सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी कि भाई आप यहाँ पे शासन कर रहे हो, आप यहाँ पे शासन कर रहे हो, आप यहाँ पे शासन कर रहे हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि भाई एक यहाँ पे प्रतिहार शासक वत्सराज जी हुए, उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? तो प्रतिहार शासक वत्सराज ने यहाँ पे जो है ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है शुरुआत की। कन्नौज का शासन इंद्रयुद्ध पराजित हुआ। जो कन्नौज पे जो शासन कर रहा था इंद्रयुद्ध, वह पराजित हो गया तथा उसके वत्सराज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मतलब कि उसने क्या किया, जो कन्नौज का शासन जो कर रहा था उस पे इंद्रयुद्ध, वह पराजित हो गया और उसने जो है प्रतिहार शासक वत्सराज का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। फिर प्रतिहार क्या होता है कि भाई वह पहुंचता है गंगा यमुना के संगम तक। फिर वहां उनको जो है पालो यानी कि बंगाल के जो शासन थे उनका प्रभाव जो है प्रयाग तक बढ़ गया था, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद तक बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप युद्ध अस्वयंभावी हो गया। मतलब कि अब युद्ध तो होना ही था भाई, जब वो वहां संगम पे पहुंच गए गंगा यमुना, यानी कि वो भी प्रयागराज है, ठीक है, और अब वहां से जो चलते आ रहे थे पाल, वह भी जो है यहाँ पे आपके प्रयाग में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए थे, तो अब यहाँ पे भाई युद्ध होना ही था। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के मध्य उत्तर भारत पर विस्तार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। मतलब कि एक पश्चिम से बढ़ रहा था, दूसरा मध्य भारत से बढ़ रहा था, दोनों में जो है यहाँ पे उत्तर भारत पे साम्राज्य स्थापित करने के लिए युद्ध होने लगा। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया एवं सबसे पहले वत्सराज को पराजित किया। होता क्या है कि भाई अब आप सोचो, यहाँ पे पाल और प्रतिहार की लड़ाई चल रही है और राष्ट्रकूट बीच में कूद रहा है कि भाई अब हम भी यहाँ पे कूद लें। क्यों? क्योंकि यही एक समय है जो दोनों सेनाएं या तीनों सेनाएं, मतलब कि मान लो आप एक से एक की लड़ाई हुई तो एक सेना यहाँ पे घायल हुई, फिर दूसरे से दूसरे की लड़ाई एक, यानी कि अब कोई ना कोई तो कमजोर पड़ रहा है ना। तो इसने क्या किया कि इसने अपना बीच में जो यहाँ के एक शासक थे ध्रुव, उन्होंने यहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर दिया और इन्होंने सबसे पहले जो वत्सराज थे उनको पराजित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट ही दक्षिण भारत की ऐसी पहली शक्ति थी जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। मतलब कि जो राष्ट्रकूट लोग थे वह दक्षिण के निवासी थे, मतलब कि उनका जो शासन था वह दक्षिण में चल रहा था, बट उन्होंने क्या किया कि भाई उत्तर भारत में विस्तार करने के लिए उन्होंने यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप कर दिया और ये ऐसा करने वाले पहले यहाँ के दक्षिण भारत के लोग बन गए। ठीक है, संभवतः धर्मपाल ने भी ध्रुव को आधिपत्य स्वीकार कर लिया, फिर ध्रुव दक्षिण को लौट गया। होता क्या है कि भाई धर्मपाल यानी कि जो पाल वंश का यहाँ पे वंशज था, उसने क्या किया कि जो ध्रुव यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश का यहाँ पे वंशज था उसकी इसने अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद जो है ध्रुव यहाँ पे दक्षिण भारत को लौट जाता है। इन घटनाओं से अंततः धर्मपाल लाभान्वित हुआ। धर्मपाल ने इन घटनाओं का लाभ उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रयुद्ध को अपदस्थ कर दिया, यानी कि पराजय कर दिया। इसकी जगह चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर दिया। चक्रायुद्ध ने धर्मपाल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया तथा धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण कर ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिणापथ
दक्षिणापथ स्वामिनी की उपाधि यहाँ पे किसने धारण की थी, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे उत्तरापथ स्वामिनी की यहाँ पे किसको उपाधि दी गई, तो भाई धर्मपाल को यहाँ पे जो है इसकी उपाधि दी गई। हालांकि इन घटनाओं के बारे में स्पष्ट तिथि का अभाव है, मतलब कि ये किस किस काल पे घटना हुई इसका यहाँ पे अभाव रहा है, बट ये माना जाता है कि जो धर्मपाल ने इंद्रायुद्ध को हराया उसकी जगह पे चक्रयुद्ध को बैठाल दिया कन्नौज के शासन पे, और फिर इसके बाद उसने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण कर ली। अब हम लोग यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष के द्वितीय चरण में दो शक्तियां ही विद्यमान हुई, बंगाल का धर्मपाल और गुज्जर प्रतिहार का वत्सराज। कन्नौज क्षेत्र में इस समय आयुध वंश के दोनों भाई इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध आपस में संघर्षरत थे। कन्नौज नरेश चक्रायुद्ध को पाल नरेश के संरक्षण के कारण स्वामित्व प्राप्त हुआ, ये जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था अभी पीछे। त्रिपक्षीय संघर्ष का तृतीय चरण तब हुआ जब प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 806 से 807 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रायुद्ध और धर्मपाल को पराजित कर 810 ईस्वी में कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। फिर होता क्या भाई, यहाँ पे सारी चीजें एकदम सही चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पे प्रतिहार वंश के एक शासक हुए नागभट्ट द्वितीय, उनको जब पता चला कि मेरे जो पूर्वज थे या जो मेरे बाबा या पिताजी थे उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसने क्या किया कि एक तृतीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पे फिर से तृतीय चरण आ गया। उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, उसने जो है 810 ईस्वी में जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। किसको पराजित करके, चक्रायुद्ध और धर्मपाल को। धर्मपाल अब राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से मिल गया था। अब होता क्या है कि भाई देखो, यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया था, ये यहाँ पे कौन आया था भाई, ध्रुव यहाँ पे इनको शासन नियुक्त करके कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर लौट गया, यानी कि राष्ट्रकूट से यहाँ पे इन लोगों का मेल जोल था। फिर गोविंद तृतीय से जो है अब धर्मपाल जो है मिल गया और उसने वहां से उसकी सहायता मांगी जाके। फिर गोविंद तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। देखो बहुत ही यहाँ पे थोड़ा यार प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कौन किसको पराजित कर रहा है, कौन किस पे राज्य कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझोगे, इस वीडियो को बार बार देखोगे तब आप समझ जाओगे, ठीक है, बार बार पढ़ोगे समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो मैं आपको, चलो अच्छा ठीक है, अभी एक बार फिर से बता दूंगा, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं ना, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके पश्चात गोविंद तृतीय दक्षिण वापस चला गया, जैसा कि उसके पूर्वजों ने किया था। प्रतिहार और पालों की प्रतिद्वंदिता पुनः प्रारंभ हो गई, जिसमें पालों का पक्ष मजबूत था। इस समय प्रतिहार वंश के शासन की बागडोर एक अत्यंत पराक्रमी शासन मीर भोज प्रथम के हाथों में भी थी। इसी ने प्रतिहार शक्ति का पुनरुत्थान किया। उसने 1836 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, किंतु देवपाल द्वारा पराजित हो गया। 850 ईस्वी में देवपाल की मृत्यु के बाद पाल शक्ति का पतन होने लगी। इसी बीच मीर भोज ने अपनी शक्ति जो है सुदृढ़ की तथा 854 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट शासन अमोद वर्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि चालुक्य शासन से उसका संघर्ष चल रहा था। कन्नौज पर अब जो है प्रतिहार शासक शासन करने लगे। देखो अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, बहुत ही आसानी से समझना। होता क्या है कि इनके जो यहाँ पे युद्ध हुए उत्तर भारत के साइड में कन्नौज को लेके, उनको बोला गया त्रिपक्षीय संघर्ष। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में, ठीक है। फिर होता क्या है कि जो प्रतिहार शासक वत्सराज था वह क्या करता है कि कन्नौज पर, मतलब कि इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने की, प्रतिहार शासक वत्सराज ने। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और किसको हराया, इंद्रायुद्ध को हरा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये प्रतिहार जो शासक था वत्सराज, ये पहुंचता है गंगा यमुना के संगम पर और उधर से पाल भी वहां पे पहुंच रहे होते हैं, तो इनके बीच युद्ध हो जाता है। तो इसी बीच में अपनी बागडोर कौन संभालता है, राष्ट्रकूट आ जाते हैं उनको युद्ध के लिए, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर राष्ट्रकूट क्या करता है कि प्रतिहार को हरा के, धर्मपाल को हरा के, कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करके, कन्नौज को धर्मपाल को सौंप करके चला जाता है। लेकिन धर्मपाल किसको सौंप देता है, चक्रायुद्ध को, ठीक है। ये चीज यहां तक सही चीजें आपको समझ में नहीं समझ में। देखो सबसे पहले
प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, अब उधर पाल इधर बढ़ रहे हैं गंगा की तरफ, प्रयाग की तरफ, इधर प्रतिहार प्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। बीच में कौन टपका के? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने सबसे पहले किससे युद्ध किया? प्रतिहार से। प्रतिहार को हराने के बाद किससे युद्ध किया? पालों से। पालों से युद्ध किया, लेकिन धर्मपाल ने अपनी जो है यहाँ पे शक्ति नहीं प्रदर्शित किया और उसके शरण में चला गया। शरण में चला गया तो कन्नौज का शासन किसको दे दिया गया? धर्मपाल को। धर्मपाल ने शासन किसको दे दिया? चक्रा युद्ध को। चक्रा युद्ध के बाद फिर से बवाल यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जब इसको मालूम होता है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो यहाँ पे जो है धर्मपाल, ठीक है, वो वहां पे चक्रा युद्ध के साथ में था। लेकिन जब प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को यह ज्ञात होता है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे पूर्वजों के साथ, तो वो क्या करता है कि युद्ध में आ जाता है और किसको हरा देता है? धर्मपाल को। धर्मपाल फिर कहाँ जाता है? राजा गोविंद तृतीय, जो राष्ट्रकूट का यहाँ पे राजा था, उससे मिल जाता जाके है। गोविंद तृतीय कहाँ पर आता है? नागभट्ट द्वितीय को पराजित करता है, फिर जो है वह कहाँ चला जाता है? दक्षिण वापस चला जाता है। ठीक है, और शासन किसको कन्नौज का सौंप गया? धर्मपाल को। यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो मिहिरभोज एक शासन हुआ, मिहिरभोज एक शासक हुआ, उसने फिर यहाँ पे आक्रमण किया। 836 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन देवपाल ने उसे पराजित कर दिया। फिर उसके पश्चात देवपाल की मृत्यु हो गई 850 ईस्वी में। फिर उसने आक्रमण किया 854 ईस्वी में। ठीक है, फिर वहां पे उसने जो है अपना आधिपत्य शासन कर लिया और उसके बाद जो है राष्ट्रकूट में नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो है चालुक्य नरेशों के साथ यहाँ पे क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो बंगाल का पाल राजवंश है उसके बारे में। ठीक है, देखो, पाल राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी, जो कि पहला एक मुखिया था, लेकिन बाद में बंगाल का राजा बन गया। वास्तव में वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था। गौड़ राजवंश को उनके गढ़ कामरूप में शिक्षक देने के बाद उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जब उसकी मृत्यु हुई तब बंगाल और बिहार के अधिकांश हिस्से उसके नियंत्रण में थे। जो बंगाल और बिहार का जो हिस्सा था वह उसके ही नियंत्रण में था। बिहार के अंदौतपुरी में एक मठ के निर्माण का श्रेय गोपाल को जाता है। तो यहाँ पे बिहार में एक अंदौतपुरी पड़ता है, आई थिंक, मुझे तो नहीं पता कहाँ पे पड़ रहा है, बट वहाँ पे एक मठ का निर्माण जो है वो गोपाल के द्वारा ही किया गया था। धर्मपाल जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, उसने बंगाल पर 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि टोटल 40 वर्षों तक। उसने राज्य को सर्वप्रथम विस्तार किया। कुछ समय के लिए उसने जो है कन्नौज पर भी अपना अधिकार प्राप्त किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसने उत्तर पथ स्वामिन की उपाधि धारण की। वह बौद्ध धर्मानुयायी था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पालों और प्रतिहारों के मध्य संघर्ष चलता रहा। यद्यपि बंगाल के साथ साथ बिहार पर पालों का ही अधिक समय तक नियंत्रण कायम रहा। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्मपाल ने किसको किसको हरा करके कन्नौज पर यहाँ पे शासन किया? चक्रा युद्ध को बैठा दिया जाके। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि भाई अब उत्तर की तरफ वो बढ़ रहा था, तो उसने कहाँ पे शासन किया? कि प्रयागराज में। और प्रयागराज से इधर कौन बढ़ रहा था? प्रतिहार भी बढ़ रहे थे। तो इन लोगों में युद्ध हुआ, राष्ट्रकूट बीच में आ पहुंचे। ठीक है, तो ये स्टोरी जैसा कि मैंने आपको सुना रखी है पहले से। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, देवपाल को किसने हराया था? मिहिरभोज ने। हराया नहीं, वह उससे हार गया था, बट जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने वहां पे आक्रमण करके जो है कन्नौज को हासिल कर लिया। उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल को प्रतिहार शासन मिहिरभोज तथा महेंद्र पाल के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तथा उनके हाथों मगध का क्षेत्र भी खो दिया। उसके उत्तराधिकारी राज्यपाल ने राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। जैसा कि राष्ट्रकूट वंश के साथ उनके पुराने संबंध रहे, लेकिन यहाँ पे जो राज्यपाल हुए उन्होंने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और राष्ट्रकूट वंश के साथ यहाँ पे अपना जो खोया हुआ इनका राज्य था वह भी पुनः पा लिया। पाल वंश का पुनरुद्धार महिपाल के द्वारा हुआ,
किंतु चोल शासन राजेंद्र प्रथम के आक्रमण यानी कि 1022 से 1023 के बीच में हुआ। उसने आर्थिक सामाजिक क्षति उठानी पड़ गई उसको। महिपाल का उत्तराधिकारी नयपाल था, जिसने प्रारंभ में कलचुरियों से युद्ध किया, किंतु बाद में कलचुरी राजकुमारी से विवाह कर लिया। नयपाल की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई, जिसका अंत रामपाल ने किया। उसने बंगाल, असम, उड़ीसा पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया, किंतु सेन शासकों के हाथों पूर्वी बंगाल तथा मिथिला कर्नाटकों के हाथ खो दिया। देखो, सेन और चोल के बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेन और चोल शासकों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संध्याकर नदी के रामचरित का नायक वही है। पाल वंश का अंतिम शासक जो गोविंद पाल था, यह संभवतः बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल में शासन कर रहा था। जब यहाँ पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तब उस टाइम पे जो है गोविंद पाल ही शासन कर रहा था। हालांकि ये नाम मात्र का शासन था। 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल का पाल राज्य सेन वंश के अधिकार में चला गया, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस में जानेंगे। अब बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहारों का उद्भव गुजरात या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हुआ था। गुज्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया। इस राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? हरिश्चंद्र, ठीक है। यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में हरिश्चंद्र नामक शासक के द्वारा की गई। वह 11वीं सदी तक प्रभावशाली बने रहे। यह कहा जाता है कि उनका उदय उज्जैन या मंदसौर से हुआ था, लेकिन यहाँ पे यह भी बोला जाता है कि गुजरात या दक्षिण से इनका हुआ। नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। नागभट्ट प्रथम, आप समझ गया ना कौन किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। उसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया। उनके साम्राज्य में ग्वालियर, भरूच और मालवा शामिल था। उसके साम्राज्य की राजधानी अवनी थी। जो अवनी जो यहाँ पे राजधानी उसकी बनी, वह किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासन जो था वो शासक था भोज था, ठीक है, जो मिहिर भोज, क्योंकि उसी ने इसकी खोई हुई सत्ता को वापस दिलाया था। जो है इस वंश में जो है भोज ने जो है कन्नौज पर आक्रमण किया, उसको अपनी राजधानी बनाई और लगभग 1 सदी तक इसकी राजधानी उसने बनाए रखा। भोज ने पूर्व की ओर विस्तार करना चाहा, किंतु पाल शासकों ने उसे परास्त कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिहिर भोज को देवपाल ने परास्त कर दिया था। अरब यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वरोही सेना थी, क्योंकि इस समय मध्य एशिया और अरब देश से घोड़े की आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। पाल शासन देवपाल की मृत्यु के पश्चात भोज ने पूर्व की और साम्राज्य का विस्तार किया। भोज विष्णु का भक्त था और उसने आदि वाराह का विरुद्ध धारण किया, ठीक है, क्योंकि जो भोज जी थे वह विष्णु जी के यहाँ पे भक्त थे। उसने कुछ सिक्कों पर आदि वाराह शब्द अंकित किया है। उज्जैन के भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है, ठीक है। मिहिर भोज और भोज ये और क्या नाम है? आदि वाराह, ये जो है नाम एक ही है। नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी के आसपास वत्सराज का उत्तराधिकारी बना था। वास्तव में वह गुज्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा था। विशेषकर 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। जो यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय था उसको किसके कारण जाना जाता है? 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए, यानी कि उसने पुनः निर्माण जो है इसका करवाया। भोज की मृत्यु संभवतः 885 ईस्वी के आसपास हुई थी। उसके बाद उसका बेटा प्रथम यानी कि महेंद्रपाल प्रथम राजा बना। उसने मगध तथा उत्तरी बंगाल को जीता तथा पूर्व साम्राज्य विस्तार को सुरक्षित किया। तब ये वही हुआ कि जब वहां पे जो है शासक जो पाल थे वह उनसे अपनी जो है सत्ता खो चुके थे। विस्तार सुरक्षित रखा। उसने काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का संरक्षण प्रदान किया। बगदाद यात्री अल मसूदी ने 915 से 16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। 915 से 918 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट शासन इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया। इससे जो गुज्जर प्रतिहार वंश था वह कमजोर हो गया। संभवतः गुजरात राष्ट्रकूटों के अधिकार में
चला गया। आखिरकार इंद्र ने वहां पे आक्रमण किया कि इंद्र तृतीय ने, और जो है जो राष्ट्रकूट का यहाँ पे वंश का शासक था उसने जो है गुर्जर प्रतिहार को फिर से वही चीज दिखा दी जैसा कि उसने पहले दिखाई थी। 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजा ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासन का परास्त कर दिया। इसके पश्चात प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया। प्रतिहार शासन ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के उदार संरक्षण थे। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं तेज तेज पढ़ रहा हूँ। प्रतिहार शासकों ने कई भव्य भवन और मंदिर बनवाए तथा इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहा। तो देखो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं तो वो कला और स्थापत्य के दौर के बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि किसने किस पे आक्रमण किया, किसने किस पे आक्रमण किया, बट आपको यह जानना आवश्यक है क्योंकि तभी आप उस टाइम के सांस्कृतिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति को समझ पाओगे। उसी के साथ आप जो है मेंस राइटिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में, इस राज्य की स्थापना दंतुर्ग ने 735 से 755 ईस्वी ने की थी, जिसने आधुनिक सैलापुर के निकट मानखेड़ या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट एक ऐसा शासक वहां के हुए जिन्होंने हर जगह अपना जो है राज्य स्थापित किया। हर जगह उन्होंने जो है मतलब कि बीच में जा करके सारी चीजें की। राष्ट्रकूट जो है कन्नड़ मूल के थे इसलिए उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना जो है 8वीं सदी में दंतुद्रुग द्वारा की गई थी। उसने जो है डेक्कन में राष्ट्रकूटों को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर आधिपत्य कर लिया था। उसने कीर्तिमान द्वितीय को भी पराजित कर चालुक्य राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात कृष्ण प्रथम ने साम्राज्य को विस्तृत किया। वह कला प्रेमी था। उसने एलोरा को सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का त्रिपक्षीय संघर्ष में आगमन ध्रुव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, के शासनकाल में हुआ। उसने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को ही पराजित किया था। गोविंद तृतीय और अमोधवर्ष राष्ट्रकूट कालीन महान शासक हुए। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य तथा चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था और पल्लवों को श्रीहीन बना दिया था। मतलब कि वहां पे जो ऐसा हो रहा था कि भाई जब समुद्र के साथ व्यापार इन लोगों ने स्टार्ट किया तो राष्ट्रकूट शासकों ने यह देखा कि जो वहां पे चोल, चेर, पांड्य ये जो हुए, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये जितने भी वहां के हुए तो उनके पास एक शक्ति थी। वह शक्ति थी कि समुद्र से व्यापार करना। उसके ऊपर जो भी यहाँ पे अपना स्थापित कर लेता राज्य को, उसके जो है मतलब कि आप समझो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती थी। तो इस कारण वहां पे उसने आक्रमण कर दिया और श्रीहीन बना दिया। अमोधवर्ष धर्म और साहित्य में अधिक रुचि लेता था। वह स्वयं कन्नड़ लेखक था। उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। अमोधवर्ष के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें बड़ी मुश्किल से दबाया गया था। इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण द्वितीय हुआ। उसने मालवा, परमार और वेगी के शासकों चालुक्य पूर्वी से युद्ध करना पड़ा। अमोधवर्ष ने कई मंदिरों का भी निर्माण किया था, जिसमें रामेश्वरम का कृष्णसुरा मंदिर भी शामिल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृष्णसुरा मंदिर का जो निर्माण कराया हुआ किसने करवाया था? तो यहाँ राष्ट्रकूट राजवंश के अमोधवर्ष ने यहाँ पे जो है इसका शासन करते टाइम पे जो है मंदिरों का निर्माण कराया था। इसने तंजौर के चोल शासन के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किया। इसने अमोधवर्ष ने चोलों ने कांची के पल्लवों का राज्य छीन लिया था, लेकिन कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित करके 949 ईस्वी में चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात सभी विरोध शासन उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए और 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों को राजधानी मानखेड़ को जीतकर उन्होंने वहां आग लगा दी। इसके साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया 972 ईस्वी के आसपास, यानी कि 1000 के आसपास आप मानो। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। राष्ट्रकूट शासन धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को भी बढ़ावा दिया, बल्कि राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम ने अलोरा में शिव मंदिर और 9वीं सदी में बनवाया था। अमोधवर्ष जैन मतानुयायी था। राष्ट्रकूट राजा, यानी कि देखो
यहाँ पे जो है ये अमोदवर्ष जैन मतों ने था, लेकिन इसने जो है ना बौद्ध को, ना वैष्णव को, ना शैव को, किसी को भी हानि यहाँ पे इसने नहीं पहुंचाई। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखते थे। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसके पुत्र राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे। इस काल के प्रसिद्ध विद्या केंद्रों में कन्हैरी के बौद्ध विहार की चर्चा की जा सकती है। उन्होंने पल्लव स्थापत्य शैली से इसकी प्रेरणा ली थी, जो पल्लव स्थापत्य शैली थी वहां से इसे अधिक उन्नत स्वरूप प्रदान किया। ठोस चट्टानों को काटकर मंदिरों को बनाने की कला इस काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। देखो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो कला और संस्कृति से रिलेटेड जो भी प्रश्न है तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि चोल, चैर, पांड्य, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और आपका कौन सा था, पाल। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ही आएंगे, आप इस चीज को समझो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पालकालीन संस्कृति, क्योंकि अगर जो कला की बात करें तो इसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा। मूर्त कला के बारे में डिस्कस करें तो पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्त कला की एक नवीन शैली का उदय हुआ। धीमन और बिकपाल ने मूर्त कला के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया, जो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। इस समय की कांस्य मूर्तियां डलवा किस्म की हैं। इसके साथ नालंदा और कुकिहार गया के निकट से मिले हैं। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूषी, मैत्रेय तथा तारा की हैं। हालांकि इस काल की विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा, महेश्वर, गणेश आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं। बौद्ध गया में अवस्थ चतुर्भुज महादेव की मूर्ति धर्मपाल के शासनकाल में निर्मित हुई थी। शिक्षा एवं साहित्य की बात करें तो पाल वंशीय शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला और अद्वैतपुरी, सोमपुरी आदि में बौद्ध विहारों एवं भवन बनवाए। गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर के विहारों की स्थापना तथा नालंदा महाविहार को 200वां गांव दिया था। 200 गांव दान दिए थे यहाँ पे महाविहार के लिए नालंदा को। पाल शासकों ने तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की शैलेंद्र राज्य से मित्रता की थी। बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर ने तिब्बत जाकर वहां महायान मत का प्रचार किया, क्योंकि आपको मैंने जैसा कि बताया था महायान और हीयान का किस टाइम पे यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो गया था। पालकालीन संस्कृति की अगर बात करें तो पाल स्थापत्य एवं चित्रकला की इस काल में वास्तुकला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस काल में जो वास्तुकला थी वह मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। नालंदा विश्वविद्यालय ईंटों से निर्मित है। बिहार एवं बंगाल में मिले अवशेषों में चैत्यों और बिहारों के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण करवाया गया। इस काल के चित्र मुख्यतः ताड़पत्र पर बने हुए हैं। इनमें काले, नीले, लाल, बैगनी तथा हल्के गुलाबी रंगों का प्रयोग हुआ है। पालकालीन चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। नालंदा से कुछ भिन्न चित्र भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पाल शासकों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफी लाभदायक था। इसके बारे में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से, बहुत जल्दी से देखते हैं। देखो, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किसको कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। 8वीं सदी के जो मध्य इन लोगों में जो राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहार राजवंश के युद्ध हुए उनको बोला गया त्रिपक्षीय संघर्ष। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रतिहार शासक बसराज द्वारा जो है इसकी जो है कन्नौज पर आक्रमण करने के साथ यहाँ पे हुआ। इसका लाभ उठाकर जो है राष्ट्रकूट ने यहाँ पे जो है आक्रमण कर दिया। राष्ट्रकूट ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पे जो है प्रतिहार को हरा दिया। प्रतिहार के साथ ही पाल के धर्मपाल ने इनकी जो है यहाँ पे इनको जो है अपना लिया तथा इनकी जो है पराजय स्वीकार कर ली। ध्रुव दक्षिण को लौट गया और यहाँ पे धर्मपाल ने जो है चक्रा युद्ध को यहाँ पे जो है कन्नौज का शासन नियुक्त कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्या होता है कि यहाँ पे मिहिर भोज एक आते हैं, उन्होंने जो है चक्रा युद्ध के साथ यहाँ पे युद्ध करके उसको हरा देते हैं। धर्मपाल को भी यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय के आसपास जो है कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ पे फिर से इसको जो है वह पा लेते हैं। बंगाल का पाल राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। बंगाल का पाल राजवंश यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि देवपाल की मृत्यु के बाद इसका जो है पाल वंश का पतन शुरू हो गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसकी जो है स्थापना की थी वे 6वीं शताब्दी में जो है हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, यहाँ पे जो है भोज विष्णु का जो है भक्त था और उसने आदिवराह की यहाँ पे उपाधि धारण की थी।
भोज की मृत्यु जो है 885 ईस्वी के आसपास हुई और उसके बाद जो है इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि महेंद्रपाल यहाँ पे एक शासक बना, लेकिन इसके बाद जो है इनका जो है यहाँ पे शासन कम होता चला गया। राष्ट्रकूट की बात करें तो इसकी स्थापना दंतदुर्ग ने की थी, बहुत ही महानतम शासक, और राष्ट्रकूट बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजवंश। अमोद वंश के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें बड़ी मुश्किल से दबाया गया था। इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण द्वितीय ही हुआ था, और जो यहाँ पे जो ज़्यादा प्रतापी राजा, मतलब कि ज़्यादा प्रतापी राजा की बात करें तो यहाँ पे कृष्ण प्रथम भी हुआ, जिसने जो है यहाँ पे साम्राज्य को विस्तृत किया था। राष्ट्रकूट राजवंश की अगर जो और बात करें तो यहाँ पे जो है मंदिरों का निर्माण बनाने की कला यहाँ पे आ चुकी थी और इसको जो है ज़्यादा यहाँ पे सराहा गया। मूर्तिकला की बात करें तो यहाँ पे कांस्य और एवं पत्थर मूर्तिकला की एक नवीन शैली का उद्भव होता है। यहाँ पे जो हम लोगों को धर्मपाल के द्वारा जो बनवाई गई थी मूर्ति थी चतुर्भुज महादेव की, वह भी प्राप्त होती है। यहाँ पे जो है नालंदा की ओर से, मतलब कि नालंदा को जो है यहाँ पे 200 गांव यहाँ पे दान दिए गए थे पालवंशी शासकों ने। नालंदा विक्रमशिला यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से साहित्य और शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेंस प्रैक्टिस प्रश्न की। यद्यपि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यद्यपि पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट में से कोई भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, परंतु वे काफी समय तक भारत में राजनीतिक शून्यता को भरने में कामयाब रहे। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस पॉइंट को मैं एक एक पढ़ूंगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत में पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट जैसी प्रमुख महाशक्तियों का उदय हुआ, जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में काफी लंबे समय तक संलग्न रही। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज का वही स्थान था जो मगध साम्राज्य के इतिहास में कभी पाटलिपुत्र का था। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित रूपों में वर्णित कर सकते हैं। हर्ष के बाद गुज्जर प्रतिहारों ने उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से भी रोका। त्रिपक्षीय संघर्ष में सफलता के पश्चात गुर्जर प्रतिहार अधिक प्रभावशाली हो गए। पाल वंश के शासकों ने बंगाल को राजनीतिक एकता प्रदान करके सांस्कृतिक समुन्नति का यहाँ पे जो है मार्ग प्रशस्त किया, और सफलता के पश्चात तो महत्व को लगभग 400 वर्षों तक स्थापित करने में सफल रहे। पाल वंश ने बंगाल में दशकों से चली आ रही मत्स्य न्याय और अराजकता को समाप्त कर एक सुदृढ़ राजशक्ति को कायम किया, और इनका काल तीनों ही शक्तियों में से सबसे लंबे समय तक चला। किसका? पाल वंश का। महाराष्ट्र दक्कन में राष्ट्रकूट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे जिनका सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रमुख योगदान था। इन्होंने भी आरंभ में अरबों का विरोध कर महत्ता हासिल की और त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों महाशक्तियों की स्थिति को कमजोर किया, जिससे एक बड़ा साम्राज्य कायम नहीं कर सकी, और इसने जो है तुर्कों को इन्हें सत्ता से बेदखल करने में सक्षम बनाया। तीनों महाशक्तियों की शक्ति लगभग समान थी, जो मुख्यतः विशाल संघर्षित सेनाओं पर आधारित थी, लेकिन कन्नौज के संघर्ष का लाभ उठाकर सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे यही एकता भी नष्ट हो गई। त्रिपक्षीय संघर्ष की शक्तियां लगभग एक साथ अस्तित्व में आई और लुप्त हो गई। यद्यपि ये भारत का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक शून्यता को काफी लंबे समय तक भरने में कामयाब रही। इसका आप प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो जोड़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। स्टडी एस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोड को जरूर यूज करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और मैं आपके लिए ऐसे ही और यूनिक वीडियोस लाता रहूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं अपने नए चैप्टर्स के साथ। जय हिंद।